कर दिया स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमृता, पीयूष, राम राम जी, सौमिल, आभास, उत्कर्ष, संदीप, गुड मॉर्निंग, विपुल। चलिए आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। राधे राधे बेटा, जय महाकाल। कृष्णकांत, होमवर्क नहीं कर पाए? अरे यार, सौर्य कह रहे हैं कल मेरी शादी है। अच्छा जी, सौर्य भाई संभल के चीजें प्लान करना। लक्ष्य कह रहे हैं कि इन्हें NSUT में मैकेनिकल मिल रहा है, क्या ये ड्रॉप लें या ना लें? ड्रॉप का डिसीजन किसी से पूछ के नहीं लिया जाता। अगर आपको लग रहा है कि आप ड्रॉप मतलब कंफ्यूज हैं डिसीजन को लेके, तो एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर आप क्लियर हैं खुद अपने मन से, अगर आप क्लियर हैं खुद अपने मन से, अभी केवल आपको ड्रॉप डिसीजन लेना चाहिए। जयंत कह रहे हैं आप ओसी को बहुत सिंपल कर देते हो। यही मेरा काम है कि इंटरेस्टिंग हो, लॉजिक से कोई कंप्रोमाइज ना हो, कॉन्सेप्ट से कोई कंप्रोमाइज ना हो, और आपको समझ में भी आसानी से आए। आज मजा आएगा। कृष्णकांत, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। धन्यवाद फॉर योर अप्रिसिएशन। अर्नव, ओसी मतलब सही जा रहे हो बेटा अर्नव, सही जा रहे हो। अर्नव पूछ रहे हैं ओसी का मतलब क्या है। जल्द ही तुम एक 4 व्हीलर खरीदोगे और रोज सुबह हर गलियों में उस 4 व्हीलर के साथ, समझ में आया, फेरी दोगे, फेरी फेरी करोगे, फेरी। ठीक है जी, आइए। फिलहाल मेरे भाई कुछ होमवर्क दिया था मैंने, क्या आप लोगों ने किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग हाइपर कंजुगेशन फिनोमेना? बताइए जरा, ये कर रहा है क्या? बताइए, ये 6th वाला कर रहा है क्या? ये 6 वाला कर रहा है क्या? अरे गधे हो क्या वैभव यार तुम? अब क्वेश्चन चालू हो गया, अब लिख रहा नाला कि गधा बोल दो। बताइए, 6 वाला हाइपर कंजुगेशन कर रहा है क्या? रबिस हो क्या? एकदम रबिस कहीं का नालायक। मेरे भाई ये हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा, क्योंकि क्या आपने नोटिस किया, इसके अल्फा कार्बन पर H नहीं है, इसके अल्फा कार्बन पर H नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू नो अल्फा H लिख सकते हैं। ओ गड़बड़ है भाई। ड्यू टू नो अल्फा H। चलिए, बाकी तो आसान है। ये कर रहा है और ये नहीं कर रहा है और ये कर रहा है। क्या मैंने जवाब सही लिखा है? क्या मैंने जवाब सही लिखा है?
ड्यू टू नो, अल्फा एच भी लिख सकते हो, बेंजाइलिक एच भी लिख सकते हो। यही अल्फा एच बेंजाइलिक एच है, यहां पर एच नहीं है। चेक इट, चेक चेक चेक, जबकि यहां एच है, यहां एच है। इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो पूछो, इस स्लाइड में किसी को डाउट है तो पूछो, इस स्लाइड में किसी को डाउट है क्या? इस स्लाइड में किसी को डाउट है क्या? नहीं है। चलिए 10th की बात करते हैं। मुझको ऐसा लगता है नो, नो, यस, यस, नो। क्या आप सहमत हैं इससे? पीयूष कह रहे हैं ये क्वेश्चन हाइपर कंजुगेशन का है। नहीं, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। अरे अजीब बात करो यार, हाइपर कंजुगेशन की तो क्वेश्चन है मेरे भाई। कोई sp3 कार्बन है ही नहीं, नो sp3 कार्बन जिसका H हमें देखना हो, सेम नो sp3 कार्बन। सही बात है या नहीं मेरे भाई? यहां आप देख सकते हैं p ऑर्बिटल भी है और यहां sp3 कार्बन पर H भी है या नहीं? है या नहीं? और यहां तो भाई साहब प्लस के अल्फा पर 3, उधर 3, इधर 3। तो मेरे भाई ये क्लियर हो गया। क्लियर? चलें आगे। एक गधा 6 में पूछ रहा है, बता तो चुका हूं बेटा, 6 में नो है, रीजन भी लिखा, आंसर भी लिखा, फिर भी गौरव द्विवेदी तुम्हें खच्चरपंती करनी है ना, या क्या डाउट है वो नहीं लिख पा रहे हो? नहीं, 6 में आंसर भी लिखा, रीजन भी लिखा, और इतने बेवकूफ हो तुम लोग, बस ये कंडीशन लगानी है और तुमसे ये नहीं लग रहा। तुम्हें हर कंपाउंड में ये ढूंढना है, इतना सेगमेंट दूर नहीं ढूंढ पा रहे तुम। करेंगे आईआईटी। चलिए, इसके अलावा होमवर्क था ये वाला, जिसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करने थे, जिसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करने थे। तो हमने ये 4 पार्ट कर दिए थे, 1 2 3 4। बताइए जरा, 5th में कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? 5th में कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 6 इन्वॉल्विंग CH वाले। वेल डन, वेल डन, वेल डन, सबका जवाब सही है। सौमिल, राग, वैभव, दिव्यांश, पवन, पायल, कृष्णकांत, तरुण, संदीप। मेरे भाई इसका भी 6 है, इसे देख सकते हैं। इधर 3 अल्फा एच, इधर 3 अल्फा एच, अल्फा अल्फा। आप बताइए 7th वाले का, आप बताइए 7th का। ईशान गधे हो, चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो। 7th का बताओ। वेल्डन, राग, शुभम, कौशिक, वो इतनी तेज भाग रहा है, तरुण, राजकुमार, उत्कर्ष, अंश। क्या बात है, मजा आ रहा है, आप सब आंसर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और सबका जवाब सही है। एक आध गधे छोड़ दो, बाकी सबका जवाब लाइन से सही है। वेल डन जी, वेल डन, मजा आ गया यार, क्या बात है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूं। क्या आप देख रहे हैं, ये अल्फा कार्बन है और हर अल्फा पर 2 ही हाइड्रोजन है, हर अल्फा पर 2 ही हाइड्रोजन है। 2 2 4 2 6 2 8। 8 इज राइट आंसर, एंड अगले वाले का 9 इज राइट आंसर। 3 यहां होगा, 3 यहां होगा, 3 यहां होगा। ये जेई एडवांस का हमने पिछली क्लास में कर लिया था। एक कह रहा 8 का 12, ईशान
ईशान को सब लोग समझ लीजिए कि कभी इससे मुलाकात होगी तो इसका सम्मान किया जाएगा कायदे से। होगी इससे मुलाकात तो इसको बताएंगे, हम भी बताएंगे। सही है। 9 3 3 6 3 9, वो गधा 12 लिख रहा है मेरे भाई। ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। फिर ये एक थर्ड एग्जांपल था जिसमें हमें प्लस एच इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था। तो यहां आपको पता है CH बॉन्ड वीक होती है, तो CH बॉन्ड वीक है तो आसानी से उससे इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, तो एच इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर कम, फिर और कम। वेल डन पवन। यहां पर भी सेम रीजन है, जैसे जैसे डी आते जाएंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे। क्या आप मानते हो कि सेम आंसर ही रहेगा थर्ड में भी? क्या आपने नोटिस किया कि मेरे भाई व्हाट मैटर्स इज अल्फा एच, और क्या आखिरी वाले में तो हाइपर कंजुगेशन 0 हो जाएगा। प्रिंस वेल्डन, अनुभव वेल्डन, स्वप्निल वेल्डन, लास्ट वाले में 0 हो जाएगा। देखो इस कार्बन पर एच नहीं, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये कह रहा है ये वाला sp2 कार्बन से कनेक्ट हो। sp2 कार्बन एक केटायन का भी हो सकता है, या sp2 कार्बन किसी डबल बॉन्ड का भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो तभी दिखेगा ना हाइपर कंजुगेशन जब ये sp2 से कनेक्टेड हो। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, वेरी 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 गुड मेरे भाई। क्या माइनस एच इफेक्ट कौन सा ग्रुप करता था? माइनस एच कौन सा ग्रुप करता था? रोहित, रोहितास आ रही है आपकी कमेंट आ रही है। अजय वेल्डन, पूनम ऑल करेक्ट, वेरी गुड। क्रिस मिश्रा वेल्डन, उत्कर्ष वेल्डन, कविता वेल्डन, गोलू भी हैं, गोलू, गोलू वेल्डन, आशीष वेल्डन, पवन वेल्डन, अजय खच्चर। मेरे भाई एक ग्रुप था CCl3, वो करता था माइनस एच, वेरी गुड। आया बताओ 3 4 5 6 में सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी थी? 3 4 5 6 की रिंग में सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी थी? 3 4 5 6 की रिंग में सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी थी? सबसे स्टेबल रिंग 6 की थी, वेल डन। और सबसे अनस्टेबल स्ट्रेन्ड रिंग 3 की थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। ये हीट ऑफ कंबसन के कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, और यहां आपको याद होगा हीट ऑफ कंबसन सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और जब कार्बन एटम या रेफरेंस सेम हो जाएगा तो हम 1 स्टेबिलिटी या स्ट्रेन देखकर हम बता सकते हैं। तो चलिए चलिए चलिए, मैं जवाब लिख रहा हूं, आप बताइए। इसमें कार्बन है 6 4 3, तो ये तो कार्बन एटम से ही हो गया, ये कार्बन एटम से ही हो गया या नहीं मेरे भाई? यहां आते हैं, नंबर 4 को देखते हैं। क्या इसमें भी 5 कार्बन है? और क्या इसमें भी 5 कार्बन है? तो नंबर ऑफ कार्बन से नहीं देख पाएंगे। अब आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, जो ज्यादा स्टेबल निकलेगा ना उसका कम हो जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल निकलेगा उसका कम हो जाएगा HOC। क्या ये दोनों एल्कीन है? और क्या आप देख रहे हैं इसमें रेजोनेंस? तो क्या रेजोनेंस से चीजें स्टेबलाइज्ड होती हैं? तो क्या ये पहली वाली चीज ज्यादा स्टेबल है? तो क्या ये दूसरी वाली चीज कम स्टेबल है? कम स्टेबल मतलब HOC ज्यादा, 2 greater than 1। क्या आप समझ गए? क्या आप समझ गए? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने खुद देखा है, ये है लेस स्टेबल, और जो लेस स्टेबल है वो जलने के लिए तैयार होगा।
आसानी से, और जो ज्यादा स्टेबल है वो आसानी से जलेगा नहीं। हर्ष कह रहे हैं कि अल्फा कार्बन कैसे पता चल करते हैं। तो बेटा रेगुलर नहीं रहते हो और क्लासेस को ध्यान से नहीं देखते हो, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं नहीं बता पाऊंगा कि ऐसा डबल से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कहते हैं। अगर तुम क्लास में रेगुलर रहते तो ये मैंने कई बार बताया था कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी वजह से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको कि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ओके, तो मूविंग अहेड, फिफ्थ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो फिफ्थ पे थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूं। क्या आप सबको वाकई ये पता है कि 6 की रिंग जो होती है, सारे लोग ध्यान से सुनिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या आपको पता है कि 6 की रिंग 5 की रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है? लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि 6 की रिंग 7 की रिंग से भी ज्यादा स्टेबल होती है? 6 की रिंग 5 से भी ज्यादा स्टेबल होती है, 7 से भी ज्यादा स्टेबल, क्योंकि 6 की रिंग उस परफेक्ट अपीयरेंस को एक्वायर कर लेता है, जैसा मैंने बनाया था, आपको याद होगा, चेयर टाइप बनाई थी ना, यहां बनाया था ना, ये देखो, ये जहां स्ट्रेन वेरी क्लोज टू 0 हो जाता है। अगर 6 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन वेरी क्लोज टू 0 हो गया, तो अब इससे एक कार्बन कम करेंगे तो भी दिक्कत, इसमें एक कार्बन बढ़ाएंगे तो भी दिक्कत है। आप समझे ना मेरी बात? इसमें अगर हम एक कार्बन ऐड करेंगे तो भी दिक्कत है, और एक कार्बन हटाएंगे तो भी दिक्कत है। मतलब ये क्या है, 6 की रिंग जो है वो 7 से भी ज्यादा स्टेबल है और 5 से भी ज्यादा स्टेबल है। तो मेरे भाई अगर मैं 8th क्वेश्चन की बात करूं, तो क्या 8th क्वेश्चन तो नंबर ऑफ कार्बन से आ गया, नंबर ऑफ कार्बन से आ गया, 2 ग्रेटर देन 1 है ना भैया, 2 ग्रेटर देन 1। लेकिन पर CH2, क्या मैंने अभी अभी बताया, अभी मैंने बताया कि इसका CH2 और इसके CH2 में, इसका CH2 अनस्टेबल है, इसका CH2 अनस्टेबल है। क्या मैंने आपको बताया कि 7 की रिंग अनस्टेबल है, और अगर 7 की रिंग अनस्टेबल है तो इनफैक्ट पर CH2 भी 2 ग्रेटर देन 1 आएगा, पर CH2 भी 2 ग्रेटर देन 1 आएगा, आएगा या ना? यस यस पवन, यू आर राइट, यू आर राइट, दृशा यू आर राइट, संदीप सिंह वेल डन। मेरे भाई ये इंटरेस्टिंग है। पहला तो 8वां बहुत आसान है, नंबर ऑफ कार्बन से हो गया, यहां ज्यादा है यहां कम है। लेकिन जब पर CH2 जाएंगे तो 7 की रिंग 6 की रिंग से अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल वाले का HOC ज्यादा होता है। ओके मेरे भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो जेई में आएगा, जो जेई में आएगा। बहुत गधे हो एक नंबर के, सचिन ही होगे तुम, हाँ खच्चर है क्या बे? अगर 6 कार्बन के सेगमेंट में परफेक्ट रिंग बनी है तो उसमें एक कार्बन और डालोगे तो डेविएशन आएगा ना, तो उसमें डेविएशन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ना, उसमें डेविएशन आएगा कि नहीं आएगा? आइए जरा 10th को देखते हैं, क्या 10th में सब में 6 कार्बन है या नहीं? और अगर सब में 6 कार्बन है तो क्या आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन से तो नहीं कर पाएंगे? क्या आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन से तो नहीं कर पाएंगे? तो क्या ये स्ट्रेन से होगा? स्ट्रेन से होगा। स्ट्रेन, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? पहले वाला, और जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना ज्यादा HOC।
क्या मानते हो या नहीं? नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हमें जाना पड़ेगा स्टेबिलिटी। ये ज्यादा स्टेबल मतलब कम एचओसी, ये ज्यादा स्टेबल मतलब कम एचओसी। पायल हमेशा देखोगी जब 6 और 7 में कंपैरिजन होगा। मेरे भाई आइए 11th करते हैं। यहां है कितने, 3 2 5 कार्बन, यहां है 4 कार्बन और यहां है 6 कार्बन। ये तो कार्बन से ही हो गया, ये तो कार्बन से ही हो गया। 312 312 312 आशुतोष 312। पवन गधा है क्या? कार्बन गिनो कार्बन। मेरे भाई 12th पर आते हैं। 12th में कितने हैं? 9 कार्बन। यहां कितने हैं? यहां भी 9 कार्बन। यहां कितने हैं? यहां भी 9 कार्बन। मेरे भाई 9 कार्बन हर जगह हैं। अब आप बताइए, आप इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? स्टेबिलिटी कैसे देख रहे हैं? बेटा देखो, जिसका डाउट नहीं है वो कमेंट नहीं करो, जिसका डाउट है वो। एक कह रहा है स्टेबिलिटी कैसे देख रहे हो, तो मैंने अभी तक 10th क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का यूज किया। 10th में स्टेबिलिटी का यूज किया है, यह है ना। और मैंने 8th में स्टेबिलिटी का यूज किया, मैंने 7th में स्टेबिलिटी का यूज किया, 8th में नहीं सॉरी 9th में स्टेबिलिटी का यूज किया। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना। यहां स्टेबिलिटी का यूज किया, रेजोनेंस था ना, सब बोला तो है मैंने बातों में, एक्सप्लेनेशन में बताया तो है। यस पवन यू आर राइट। यला मैंने जो भी एक छोड़ा हुआ है 5th, उसमें बात करेंगे। मेरे भाई 12th के बारे में कौन बता रहा है? अजय, मतलब उससे रिलेट कैसे करोगे? बताइए बताइए बताइए। नहीं, आइसोमर्स होंगे। एक बच्चा कह रहा है कंफर्मेशन यूज करेंगे। ये एक डिस्कशन चल रहा है कि 12th में हम कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आइसोमर्स में यूज करते हैं, ये आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स में यूज करते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इंडक्टिव से स्टेबिलिटी देखेंगे, नहीं देख पाओगे मेरे भाई। यहां ब्रांचिंग से कुछ देख सकते हैं, सिमेट्री से, वेल डन, सिमेट्री से देख सकते हैं। एल्फा एच एक बोल रहा है, एल्फा एच या तो एल्कीन का होता है, या केटायन का होता है, या रेडिकल का होता है। एक कह रहा हाइपर कंजुगेशन लगाओ। तुम्हारी कचरा बुद्धि है, मुझे पहले से पता था, और तुमने एक बार उसे और साबित किया है। उसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। हाँ मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, इसमें एक साइड चेन है, इसमें 2 साइड चेन, और यहां 3 साइड चेन। सही है। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, थोड़ा गेस करते हैं, ध्यान से सुनो। इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ये ज्यादा ओपन मॉलिक्यूल है। तो मेरे भाई क्या आपको पता है, अगर मैं ज्यादा सरफेस एरिया वाली चीज रखूं, तो क्या आपको पता है यूजुअली मॉलिक्यूल के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है? यूजुअली किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होता है या नहीं? बताइए, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होता है या नहीं? अगर वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा वॉन्डरवॉल, हाँ लंदन फोर्सेस, बिल्कुल सही। तो बताइए, इसे जलाने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी या नहीं? हाँ सौमिल यू आर राइट, प्रीतम यू आर राइट। तो मेरे भाई जितना बड़ा
एरिया रख रहा होगा मॉलिक्यूल, जितना बड़ा एरिया रख रहा होगा मॉलिक्यूल, जितना बड़ा एरिया रख रहा होगा मॉलिक्यूल, सही है या नहीं, जितना बड़ा एरिया रख रहा होगा उतना क्या होगा, वहां पर इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जलाने में एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा खर्च हो जाएगी तो मेरे भाई क्या 1 का ज्यादा आ गया, क्या 1 का ज्यादा आ गया, 1 2 3। देखिए वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, किसी भी कंटेनर में जब कोई कंपाउंड आप रखते हो तो उसके कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक इंट्रैक्शन में होते हैं, एक फोर्स से इंट्रैक्टेड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल इंट्रैक्शन। एंड लास्ट वाला तो आसान था, क्या लास्ट वाले में सब में 7 कार्बन है। मेरे भाई जब 7 कार्बन सब में आ गए तो अब हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। मेरे भाई स्टेबिलिटी में हम सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं, यहां नहीं है, यहां है और यहां है, तो क्या ये लेस स्टेबल हो गया, क्योंकि यहां रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है और यहां रेजोनेंस फिनोमेना है, ये स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। बहुत ध्यान से देखना, इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है। चलिए जी, तो क्या हमें यह पता है कि सबसे ज्यादा HOC फर्स्ट का होगा, सबसे ज्यादा HOC फर्स्ट का होगा। मेरे भाई जब रेजोनेंस दोनों में है तो अब हम हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इस एल्कीन का अल्फा ये है और इसका अल्फा ये है, तो यहां 2 H है, यहां 1 H, तो 3 H हो गए। जबकि इसका अल्फा ये है, इसका अल्फा ये है और इसका अल्फा ये, देखो नीचे वाली एल्कीन का ये अल्फा है, इस वाली एल्कीन का ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो मेरे भाई अगर आप यहां H गिनेंगे, 3 2 5 2 7 7 H, तो क्या थर्ड वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो गई, थर्ड वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो गई तो उसका HOC कम हो जाएगा। थर्ड वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो गई तो उसका HOC कम हो जाएगा, उसका HOC कम हो जाएगा। देख लें आंसर 1 2 3। हाँ चूक गए बेटा अजय, यहां पे बहुत आराम से देखिए, पहले नंबर ऑफ कार्बन सेम थे। स्टेबिलिटी में हमेशा क्या चलेगा, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। पहले रेजोनेंस, उससे जो पता कर पाओ, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन एंड सो ऑन। 12th में पर CH2 नहीं, उसमें CH2 जो है वो अलग अलग है इसलिए नहीं बता सकते। 12th में CH2 ग्रुप अलग अलग है इसलिए नहीं बता सकते। ऑल करेक्ट, क्या बात है दिव्यांशु, ऐसे ही बोलते रहो बस। चलिए आइए मेरे भाई, मैं यहीं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूं और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि क्या ही बताएं कितना इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को चाहो तो ना लिखो, लेकिन ये जरूर लिखना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई जगह पूछा गया है। सारे बच्चे देखो, ये है आइसोमेरिक ब्यूटीन, ये है आइसोमेरिक ब्यूटीन। इसे मैं थोड़ा सीरियल उसमें देता हूं, ये इधर, ये इधर और ये इधर। सारे बच्चे देखो, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको मिलता है, ये सारी आइसोमेरिक ब्यूटीन्स हैं। आइसोमेरिक ब्यूटीन मतलब सबका फॉर्मूला सेम है, फॉर ऑल आइसोमेरिक ब्यूटीन्स सही है। अब आपको कुछ चीजें कंपेयर करनी है।
जैसे एक HOC कंपेयर करना है, सारे बच्चे देखो क्या सब में कार्बन सेम है? क्या सब में कार्बन सेम है? इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। अब अगर सब में 4 कार्बन है तो तुम नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अल्फा H गिनना पड़ेगा, हमें हमें स्टेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है ये। हमें पहले स्टेबिलिटी निकालनी, और स्टेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या देखते थे? रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। लेकिन मजेदार बात क्या है, रेजोनेंस है नहीं इसमें। मजेदार बात यह है कि इसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है बेटा, एक चीज समझना पहले, अगर आप अपना आंसर 1 से ज्यादा बार या मैक्सिमम 2 से ज्यादा बार पोस्ट करते हैं तो आप गधे हैं, खच्चर हैं, आप सीखने नहीं आए हैं और आप सीख भी नहीं पाएंगे। अगर आप अपना आंसर 2 से मैक्सिमम 2 से ज्यादा बार पोस्ट करते हैं तो आप गधे हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, अपने प्रोफाइल में ऐड कर लीजिए। मेरे भाई कार्बन सेम है तो हम गए स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी में रेजोनेंस पहले देखना होता है, रेजोनेंस है नहीं किसी में। अगर रेजोनेंस नहीं है तो हम हाइपर कंजुगेशन से चलेंगे। तो क्या आप देख रहे हैं इस डबल के 2 अल्फा कार्बन है, तो क्या आप देख पा रहे हैं इसके पास 6H है? क्या आप देख पा रहे हैं इसके पास भी 6H है, इसके पास भी 6H है, और इसके पास 2H है? क्या इतना सबको दिख गया? तो मेरे भाई क्या स्टेबिलिटी में हमें थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? स्टेबिलिटी में हमें यह प्राप्त हुआ है कि ये वाली जो एल्कीन है ये सबसे कम स्टेबल है। अभी हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये वाली एल्कीन सबसे कम स्टेबल है। मेरे भाई अब हम बात करते हैं, इन तीनों में 6 अल्फा H है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। तो मेरे भाई एक बच्चा जो है वो इन दोनों में बुद्धि लगा लेता है। इन दोनों में एक फर्क दिख रहा होगा आपको। वो फर्क ये है कि क्या आप देख पा रहे, अब देखना ये फर्क हर जगह लिखा है लेकिन आपको बहुत स्मार्टली पहले समझना होता है। क्या आप देख रहे हैं एक CH3 ग्रुप, ये एक CH3 ग्रुप, ये एक CH3 ग्रुप, ये एक CH3 ग्रुप, ये। तो क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि सेकेंड एंड थर्ड में इसमें ज्यादा रिपल्सन है? ऐसा बुक्स में लिखा होता है। यहां ये चीजें पास पास हैं, ज्यादा रिपल्सन हो, और यहां ये चीजें दूर दूर हैं तो कम रिपल्सन होगा। यहां कम रिपल्सन है, यहां ज्यादा रिपल्सन। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि सेकंड वाला थर्ड से अच्छा है, लेकिन हमें फर्स्ट वाला नहीं पता चलता। और ये लाइन एक्चुअली डाउट भी क्रिएट करता है। कैसे डाउट क्रिएट करता है? फिर तो बच्चा कहेगा यहां और रिपल्सन होगा, फिर तो बच्चा कहेगा यहां और रिपल्सन होगा। ये देखिए, तो इससे डाउट क्रिएट हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल आपको क्या देखना चाहिए और लॉजिकली क्या ज्यादा सही है। मेरे भाई आइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहले इन तीन में मैं चाहूंगा कि आप हाइपर कंजुगेशन की प्रक्रिया को समझें। वेल डन। हाँ पवन, वही जा रहा हूं। मेरे भाई आइए, पहला कंपाउंड आपको समझाता हूं। क्या ये CH3, ये CH3, ये डबल बॉन्ड CH2 है या नहीं? ये इसे बोलते हैं आइसोब्यूटीन, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटीन। मेरे भाई क्या आप ये मानते हो कि आइसोब्यूटीन में हाइपर कंजुगेशन है? थोड़ा मन की आंखों से देखो। अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो क्या आप ये जानते और मानते हो
कि एट ए टाइम क्या ये जो CH3 का CH बॉन्ड है, क्या जो CH3 का CH बॉन्ड है, क्या ये एट ए टाइम ये वाला और ये वाला, देखते रहना बोर्ड पर, क्या ये जो दोनों CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसे ओवरलैप टच मी करेंगे या नहीं? बताइए, टच मी करेंगे या नहीं? इतना खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दूंगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई। क्या ये वाला भी उसी समय टच मी करेगा या नहीं? मेरे भाई, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। क्या आप महसूस कर रहे हो कि इस ऊपर वाले CH से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं? क्या इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? मैं कलर थोड़ा लाल कर देता हूं। लाल हो गया मामला, ये देखिए इलेक्ट्रॉन। क्या इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? क्या नीचे वाले से भी इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। क्या ऐसा हो रहा है या नहीं? आइसोब्यूटीन में क्या ये दोनों CH3 के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्या दोनों CH3 के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस नीले वाले p ऑर्बिटल से होते हुए आगे जा रहे हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? आइए अब हम बात करते हैं ट्रांस वाले की। बेटा, ईशान, भसड़ तब मचेगी जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा। तब गधे की तरह घर में जब पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या आया, तो बोलना कि बैच में उसका ये आया है। लोग कहेंगे तुम्हारा क्या आया, फिर कहना एक और है उसका ये आया है। फिर घर वाले कहेंगे अब एक खच्चर तेरा क्या आया है, फिर बोलना भसड़ मच गई। तू घर कहीं के, पढ़ने की तमीज नहीं है, गधे की तरह आते हो, ठीक है ना? क्यों बेटा, IIT की तैयारी करने को किसी रिश्तेदार ने टॉन्ट मार दिया तो तैयारी कर रहे हो क्या? IIT की तैयारी करने से पहले इंसान बनना जरूरी है, तो तुम लोगों को तमीज तो है नहीं, तो पहले इंसान बन लो, उसके बाद कर लेना। नहीं, आप इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हो या प्रोटॉन के लिए बोल रहे हो, इससे आपकी सोच सब्जेक्ट से रिलेटेड समझ में आती है। और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर आप सब्जेक्ट के बारे में उल्टा सोचते हैं तो क्या ही सीखोगे बे? क्या सीखोगे मेरे भाई? अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, CH3 CH। ये मजेदार चीज है, बहुत आराम से देखना। ये है CH3, ये है H। ये है आपका ट्रांसब्यूटीन, ये है ट्रांसब्यूटीन। इसका नाम है, अपोजिट वाले को हम बोलते हैं ट्रांसट्यूब्यूटीन। वैसे ही इसका सोचिए, अगर आप वैसे ही इसका सोचेंगे तो मजेदार मिलेगा। ये कार्बन, ये कार्बन, ये C, ये H, ये H, ये H। मेरे भाई, क्या आपने कुछ महसूस किया? यहां कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ ये है, ये वाला जो p ऑर्बिटल है वो इस CH से हाइपर कंजुगेशन करेगा, ठीक है जी, और ऐसा टच मी होगा। क्या आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऐसा हो? एंड जबकि अभी ये वाला CH3, ये वाला CH3 का ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है, क्या ये इससे टच मी करेगा? और जब ये इससे टच मी करेगा तो क्या ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो करेगा? यस अजय, यू आर राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पहले इंटरनल मामला देखा जाता है। पहले इंटरनल मामला देखा जाता है कि कहां हाइपर कंजुगेशन बढ़िया हो पा रहा है। ये है सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन। मेरे भाई, सिस टू ब्यूटीन में ये है C, ये है CH3, ये है H,
ये है H, ये है H, ये है H, ये है H। यहां पर भी देखिए ये p ऑर्बिटल है और ये आपका CH बॉन्ड। क्या आप फिर से देख पा रहे हैं ये टच मी चल रहा है, यहां ये टच मी चल रहा है। मेरे भाई ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंधा आदमी भी बता दे, अंधा आदमी भी बता दे कि मेरे भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को बताएगा कि अंदर कितना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, डिस्ट्रीब्यूशन आसान है या नहीं है। मेरे भाई क्या आइसोब्यूटीन में आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं? थोड़ा फिजिक्स अगर आपको आती हो तो फिजिक्स में क्लियर है ना कि इलेक्ट्रॉनिक वेव फ्रंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों कर सकते हैं। एक डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टिव। तो इट्स ए रिजेम्बलेंस ऑफ, इट लुक्स लाइक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव फ्रंट्स। यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि इन दोनों में एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आ रही है, इधर से ये आ रही है, तो मेरे भाई क्या ये अपोजिंग नेचर की है? तो वी कैन रिलेट इट विथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेम हियर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक बहुत उम्दा टाइप का ऑब्जर्वेशन है मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखिए। तो क्या हमें ये इन तीनों में समझ में आ गया कि सबसे अच्छी स्टेबिलिटी आइसोब्यूटीन की है? सबसे अच्छी स्टेबिलिटी आइसोब्यूटीन की है। सारे लोग देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आइसोब्यूटीन की है। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। आइसोब्यूटीन सबसे ज्यादा स्टेबल एंड 1 ब्यूटीन सबसे कम स्टेबल। ये चीज हमें पता चल गई। वेव फ्रंट मतलब यार इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बस उसी को बोल रहे हैं। तुम लोगों को 10 चीजें बोली जाएं, 9 चीजें ठीक है, एक चीज अगर तुमने नहीं सुनी है तो ये तो ये मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ा। अबे 9 चीजें तो सुनी हुई, 9 चीजें तो समझ में। मेरे भाई अब बचता है सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस में अल्फा एच भी सेम है, दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अब हमारा वो वाला फंडा बिल्कुल सही चलेगा कि भैया यहां रिपल्सन ज्यादा है, यहां रिपल्सन कम है, इसलिए ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा सिस वाले से। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं आपको बताऊं, कई बुक्स में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। कई बुक्स तक में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। कई बुक्स तक में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। लिखा क्या है? ये यहां होता है और ये यहां होता है। तो ये जो मैंने बोर्ड पर बताया है ये 100% सही है। ये 100% सही है। ये बुक्स में ट्रांस आगे होता है, आइसोब्यूटीन नंबर 2 पर होता है, बट वो गलत है। वो गलत है भाई साहब। ये है आपका ट्रांसब्यूटीन, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें HOC, वैसे सच्चाई क्या है बताऊं? सच्चाई बताऊं, दिस ऑर्डर इज एक्चुअली डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीट ऑफ कंबसन डेटा। सुन रहे हो बेटा, ये हीट ऑफ कंबसन डेटा से ही आया है। तो बताइए हीट ऑफ कंबसन का जो डेटा होगा बेटा, क्या वो स्टेबिलिटी का उल्टा होगा या नहीं? आप बोलो, अब मुंह खोलो, बोलो क्या एग्जैक्टली उल्टा होगा या नहीं? CH2 CH3 सबसे ज्यादा होगी 1 ब्यूटीन, फिर होगा सिस 2 ब्यूटीन, फिर होगा ट्रांसब्यूटीन एंड आखिरी में होगा
आइसोब्यूटीन। मेरे भाई एक और चीज मैं आपको कराऊंगा, फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे भाई एक चीज है जो हम आज ही प्रोबेबली पढ़ सकते हैं। पीछे लग रहा है ये तो जल है, H2O लिखा है आपने, नहीं H2O नहीं है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब करेंगे तो और मजा आएगा। सही है या नहीं? रोहित कह रहे हैं मजा आ गया, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे। देखो सिंपल सी बात बता दूं, व्हाट आई लाइक मोस्ट, आपको सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट है इस लायक, है इतनी खूबसूरत चीजें, इतने लॉजिक, इतने कॉन्सेप्ट। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है चीजों को सुनने का, सीखने, अपने अंदर वो फायर जगाइए, सीखने की इच्छा शक्ति, ठीक है ना, तब मजा आता है। तब मजा आता है सीखने का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर हम फिर बात करेंगे जब हम वो टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है जी। वेल डन एकलव्य। अब ऐसे कई बच्चे लिख रहे हैं ओसी इज लव। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, अभी आदित्य पाटिल से जब हम इंटरेक्शन कर रहे थे, he had started with us because of chemistry mainly। उसकी केमिस्ट्री बहुत खराब थी, इस वजह से वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा और फिर सारी चीजें उसने की। लेकिन उसकी मम्मी का सेम स्टेटमेंट है कि इन बिटवीन वो केमिस्ट्री से इतना इंस्पायर हो गया, इतना उसे पसंद आने लगा कि उसकी माता जी को बैठ के उसका शेड्यूल बनाना पड़ता था। नहीं नहीं, तुम 2 घंटे से ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 2 घंटे से ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, अभी उन्होंने बताया। तो मेरे भाई अगर आप अच्छी चीजें पसंद करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे रत्न या मणि या सोने की पहचान सुनार करता है, या जो जानकार है वही अच्छी चीज की कदर करता है। तो अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छा सिंसियर बच्चा ही समझ पाता है। सही है। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर हम खूब सारी बात करेंगे। हमने सिग्मा रेजोनेंस किया था, इसमें दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे ले तो चलना चाहता हूं, ले चलना चाहता हूं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके 2 छोटे छोटे टॉपिक और आपको करा दूं, 2 छोटे छोटे टॉपिक ऐसे करा दूं। मेरे भाई कॉमन सेंस की चीज है, जो अगला टॉपिक है बहुत कॉमन सेंस की चीज है। ये टॉपिक कराना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग के बारे में, मेरे भाई ये है ब्रेड्स रूल। बहुत आराम से सुनना, कुछ नहीं है, नाम भूल जाओ इसका, ठीक है। ब्रेड्स रूल कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, केटायन कैसा होता है, केटायन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? सारे बच्चे बोलो, ये मैंने केटायन बनाया, इस पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना, मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे भाई ये कार्बोकेटायन है। अगर मैं आपके सामने कार्बोकेटायन बनाऊं तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मुंह से बोलो दोस्त, मुंह से, मुंह से बोलना पड़ेगा। sp2। अगर कार्बोकेटायन sp2 होता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती, क्या होनी चाहिए? बताइए बताइए बताइए। ट्राइगोनल, प्लेनर या फिर पिरामिडल? क्या चाहते हो, कैसा होना चाहिए? बताइए कौन सा सही है? मेरे भाई बहुत क्लियरली कोई भी बता सकता है कि ये सही है, ऐसा ही होता है, केटायन प्लेनर होता है, और ये गलत है।
मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इट्स रॉन्ग। सही बात है यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात मेरे भाई। लेकिन जब हम साइक्लिक कार्बोकेटाइन पर जाएंगे, साइक्लिक कार्बोकेटाइन, बहुत आराम से देखें, बस हमें कुछ नया नहीं सीखना, नया कुछ नहीं सीखोगे, तुम्हें आता है सब। जो चीज प्लेनर है वो प्लेनर रहना चाहेगी, यही है रूल बस। जो चीज प्लेनर है, मेरी बात सुनो, जो चीज प्लेनर है वो प्लेनर रहना चाहेगी। खत्म, खत्म हो गया मेरे भाई। कोई जरूरी नहीं मैं प्लस से बात करूं, मैं रेडिकल ले सकता हूं, मैं रेडिकल ले सकता हूं। इन जनरल रेडिकल भी प्लेनर होता है, पिरामिडल नहीं होता। तो ये सही है, ये गलत है। अगर कोई चीज प्लेनर है तो प्लेनर ही रखो, बस इतना ही है ये रूल मेरे भाई। एक बच्चे ने कहा सर ये आपने बनाया तो बनाया कैसे? हाथ से बना दी। क्या आप देख रहे हैं कि इसकी इस बॉन्ड में इतना एंगल स्ट्रेन है, डेल्टा का होना ऊपर चाहिए था, झुका के इतना बनाया तुमने। ऐसे आप मानते हो यहां भी डेल्टा का एंगल स्ट्रेन है, होना यहां चाहिए था, येलो वाली जगह पर झुका के यहां बनाया। ऐसे यहां पर भी डेल्टा का एंगल स्ट्रेन। तो ये बहुत स्ट्रेंड है। जैसे ही इसे छोड़ोगे इसकी तीनों पिरामिड वाली बॉन्ड ऐसा ऊपर ऐसी आ जाएंगी मेरे भाई। अब अगर आप बायसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखें, बायसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये देखिए, जिसमें 2 रिंग होती हैं। जैसे ये देखिए, देखना देखना बोर्ड पर देखना मेरे भाई। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसे जोड़ दिया। अब ये एक 2 रिंग का कंपाउंड है। अब अंधा आदमी भी ये बता दे कि ये बायसाइक्लिक कंपाउंड के ये जो ऊपर और नीचे वाले कार्बन है, क्या ये पिरामिड है या नहीं? बताइए, क्या ये पिरामिडल है या नहीं? ये ऐसे पिरामिड है या नहीं? और क्या ये नीचे भी देखो उल्टा पिरामिड है या नहीं? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इन कार्बन्स को ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। और इस पर आप कभी भी प्लेनैरिटी नहीं ला पाएंगे, इस पे कभी भी आप प्लेनैरिटी नहीं ला पाएंगे, यही रूल है। और सही बात है, क्योंकि ये तो पिरामिड है, पिरामिड पर प्लेन कैसे ला सकते हो? तो मेरे भाई ब्रेड्स रूल इज ओनली दिस, दैट प्लेनैरिटी never can be achieved, never can be achieved on bridge head center of bicyclic system, of bicyclic system containing 8 or less than 8 कार्बन एटम। अब मैं आपको बताता हूं इस कंडीशन के बारे में। सारे सोचो जरा, सारे सोचना। मैंने आपको बोला है कि अगर यहां प्लस रखोगे या डॉट रखोगे या कोई भी प्लेनैरिटी वाली चीज रखोगे तो ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन फिर मैंने कहा 8 से नीचे कार्बन अगर रखोगे तो नहीं हो सकता, यानी कि ज्यादा कार्बन पर हो सकता है। बहुत आराम से सोचना। क्या अभी भी वही बात सत्य है कि ये ऐसा होना चाहेगा? क्या अभी भी यही बात सत्य है कि ये ऐसा होना चाहेगा? मुझे एक जवाब दीजिए, क्या इसके इस ग्रीन वाले ब्रिज में, क्या इसके इस ग्रीन वाले ब्रिज में 2 कार्बन है या नहीं? मुझे एक जवाब दे दो। अगर मैं इसमें एक और कार्बन डालूं, अगर मैं इसमें एक और कार्बन डालूं तो आप मुझे बताइए ये डेल्टा कम होगा या बढ़ेगा? अगर मैं इसमें एक कार्बन और डाल दूं तो ये डेल्टा कम होगा या बढ़ जाएगा? आप सबको जवाब देना है।
वेल डन शुभम, वेल डन शुभम, बताइए जल्दी बताइए। अजय वेल डन, पवन वेल डन। अच्छा गधे, ये कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब इसके बीच में और कार्बन आएगा तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये डेल्टा कम होगा, ये डेल्टा कम होगा। मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर मैं हर ब्रिज में कार्बन बढ़ाता जाऊं तो क्या ये सारी बॉन्ड अपनी आइडियल पोजीशन को अप्रोच करने लगेंगी या नहीं? यानी कि बड़ी रिंग में ब्रिज हेड पर प्लस आना मुमकिन हो जाएगा। बड़ी रिंग में, 8 से बड़ी रिंग में ब्रिज हेड पर प्लस आना मुमकिन हो जाएगा, मतलब पॉसिबल हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं अरुण? क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे भाई जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये रूल है, ये कार्बोकेटायन है। एक स्लाइड और ऐड करूंगा, कुछ एग्जांपल्स आपके मुंह पे मारूंगा। 1 2 3 4, ये है 5, ये है 6। मैं आपको कुछ बायसाइक्लिक कंपाउंड्स बनाकर दे रहा हूं। मुझे बताओ इसमें कौन सा रियल है और कौन सा नारियल है? सारे बच्चे बोलो, कौन सा रियल है, कौन सा रियल नहीं है? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो जल्दी से। बताओ भाई बताओ। बताइए मेरे भाई, साफ साफ देखिए, पहला रियल नहीं है, पहला जो है वो नारियल है, हाइपोथेटिकल है, मतलब जबकि ये हो सकता है। फर्स्ट में पहले वाला नारियल है, ठीक है क्रिस, यू आर राइट। क्या सेकंड में कौन नारियल है बताइए जरा? सेकंड में कौन नारियल है भाई? सेकंड में कौन नारियल है, जल्दी बोलो। मेरे भाई यहां पर आप देखें, ये रियल है, ये रियल है, असली है। ये नकली है, नकली, ये है ना रियल, ये नारियल है, हाइपोथेटिकल।
मेरे भाई थर्ड में ये है ना रियल, समझते हैं, और ये रियल मतलब ये हो सकता है। फोर्थ में बताओ, फोर्थ में आप पुलकित लिख रहे हैं वाई, वाई पुलकित, यही तो हमें ढूंढेंगे अगले 2 साल में, हम इस बात का पता लगाएंगे। मेरे भाई फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में पहला रियल दूसरा नारियल, यस। मेरे भाई अगर आप देखें तो बोरॉन sp2 होता है एंड नाइट्रोजन sp3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी होता है। तो मेरे भाई ब्रिज हेड पर आप प्लेनारिटी तो ला ही नहीं सकते, और ब्रिज हेड पे अगर आप प्लेनारिटी नहीं ला सकते तो ये नारियल हो गया, ना रियल, और ये रियल है, ये हो सकता है। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ बताओ, फिफ्थ। मेरे भाई ब्रिज हेड को ही चेक करना है, क्या ये नाइट्रोजन भी sp3 है और यहां तो कार्बन ही है, तो क्या दोनों रियल हैं? हमें प्लेनारिटी से प्रॉब्लम है, हमें प्लेनारिटी से प्रॉब्लम है, हमें प्लस प्लस से प्रॉब्लम नहीं है गधे, दोनों रियल हैं। हाँ, फिफ्थ में दोनों रियल हैं, फिफ्थ में दोनों रियल हैं। फिफ्थ में दोनों रियल हैं। सिक्स में बताओ, सिक्स में बताओ, याद रखना ब्रिज हेड sp3 ही रहता है, ब्रिज हेड sp3 ही रहता है, ब्रिज हेड sp3 ही रहता है। देखो जी देखो, सारे बच्चे देखो, सिक्स में बताओ, सिक्स में, सिक्स में बताओ जी, सिक्स में, सिक्स में भी दोनों रियल हैं मेरे भाई, क्योंकि दोनों ब्रिज हेड sp3 है, ये sp3 है भाई, sp3 को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लेनारिटी बोले तो sp2 या sp को प्रॉब्लम होगी। मेरे भाई आइए छोटे छोटी बातें पूछते हैं आपसे, छोटी छोटी बातें, इससे समझ में आएगा आपने कितना सीखा है। एक मैंने आपको ये दिया डबल, और एक मैंने ये डबल दिया, अगर आप नोटिस करें तो इसमें भी ब्रिज हेड है, लेकिन यहां प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहां 10 कार्बन है, यहां 10 कार्बन है, देखिए 6 4 10, 6 4 10, यहां वो प्रॉब्लम नहीं है आएगी जो अभी तक हम कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो मैं सिंपल मेथड लगाऊंगा जो मुझे आता है, भैया क्या किसी में रेजोनेंस है क्या? जवाब है नहीं है। क्या किसी में हाइपर कंजुगेशन है? हाँ है, 2 2 4 हैं इसके, 2 2 4 2 6 2 8। मेरे भाई बड़ी रिंग में ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी आ सकती है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर लगा हुआ है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर लगा हुआ है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर लगा हुआ है। एक कह रहा है 6 का 2 क्यों है सर? अबे इसके ब्रिज हेड तो पहले से ही sp3 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आया एक और प्रश्न पूछूंगा, अंतिम प्रश्न होगा जो ये बताएगा कि आप इंसान हैं या नहीं। मैंने आपको एक ये कार्बन आयन दिया है और मैंने आपको एक ये कार्बन आयन दिया, सही है या नहीं? पहले बताइए, एट्थ में दोनों रियल हैं या नहीं है? उदय बाकी ब्रिज हेड से कंपेयर करिए, बाकी ब्रिज हेड से कंपेयर करिए, एट्थ में क्या दोनों रियल हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, दोनों रियल हैं, दोनों रियल हैं,
बिल्कुल दोनों रियल हैं, दोनों रियल है मेरे भाई। ये भी रियल है और ये भी रियल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्या आप मुझे इनका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? रियल दोनों हैं, रियल दोनों हैं। वेल डन सितांशु, पवन, आर्यन, योगेश, अरुण। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये ब्रिजहेड पर है इसलिए ये sp3 हो। ये चाहकर भी sp2 नहीं हो सकता, ये चाहकर भी sp2 नहीं हो सकता, बिकॉज प्लेनैरिटी आ ही नहीं सकती और sp3 ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते। ये ब्रिजहेड पर है इसलिए ये sp3 रहेगा, ये sp2 हो नहीं पाएगा। और अगर ये sp2 हो नहीं पाएगा तो ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। जबकि ये माइनस ब्रिजहेड पर नहीं है, तो क्या ये माइनस आसानी से sp2 हो जाएगा? और क्या ये माइनस अपना लोन पेयर बगल वाले p ऑर्बिटल के साथ टचमी कर लेगा? और जब वो बगल वाले ऑर्बिटल के साथ टचमी करेगा तो क्या इससे डिस्पर्जन होगा? और डिस्पर्जन होगा तो क्या दूसरा वाला मेरे भाई ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? और आप देखें ब्रेड्स रूल की वजह से स्टेबलाइज्ड, ये ब्रेड्स रूल की वजह से पहले वाले में रेजोनेंस नहीं हुआ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां नो रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस नहीं हुआ, नो रेजोनेंस। गौरव आप आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है, वेल्डन। लॉजिक इज लॉजिक। प्रांजल कह रहे हैं आज इनका 100% एक्यूरेसी अभी तक, बहुत अच्छी बात है। तो बातों ही बातों में हमने कर लिया है ब्रेड्स रूल। हम करेंगे एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद मिलेंगे आपको दो बेहतरीन प्रैक्टिस सेगमेंट्स एप्लीकेशन पार्ट के। क्वेश्चन जयंत आप जो पूछ रहे हो 14th क्वेश्चन किस टॉपिक का है? हाँ 14th। नहीं तुम गधे हो जयंत, गधे, चुनिंदा क्वालिटी के गधे। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो एक वेव फ्रंट क्रिएट करते हैं, एंड दोनों वेव फ्रंट जो हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एड ऑन होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसी को बोल रहे हैं। चलिए आपको कुछ मजेदार बताता हूं। क्यूब नहीं, अरे ऐड कर पाए।
हाँ हाँ, डिस्कस करेंगे अयान, अभी करेंगे। अभी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एक और बेहतरीन और छोटा सा टॉपिक, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चालू कर देंगे। जो भी हमने पढ़ा है वो सब हम अप्लाई करेंगे। तो वी जस्ट कंप्लीटेड ब्रेड्स रूल, राइट। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। आओ बच्चों तुम्हें बताएं मेरे भाई, ये टॉपिक है SIR इफेक्ट। सारे लोग देखेंगे, पीछे लगे रहा सर इफेक्ट। हाँ जी, सर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है S मतलब स्टीयरिक, I मतलब इनहिबिटेशन, R है ऑफ रेजोनेंस। इसका हिंदी मतलब भी बताऊंगा, स्टीयरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस। SIR का ये मतलब होता है। अब आप कहोगे सर थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी हो गई, क्यों ना हिंदी में बात करें। मेरे भाई, भीड़ भाड़ की वजह से रेजोनेंस का रुक जाना, यह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। भीड़ भाड़ की वजह से रेजोनेंस का रुक जाना, सारे लोग ध्यान से सुने। भीड़ भाड़ की वजह से रेजोनेंस का रुक जाना, ये हम सीखेंगे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आइए, जैसे पहला मैंने यहां एक कंपाउंड ले रखा है, आप बिल्कुल इस कंपाउंड को देखें। ये कंपाउंड कोई नया नहीं है दोस्तों, ये कंपाउंड एनिलीन है। ध्यान से देखिए, ये मैंने यहां पर लिया है एनिलीन। क्या आप लोग एनिलीन जानते हैं? ये NH2, मैंने यहां इसे हॉरिजॉन्टल बनाया है। सारे लोग देखिए, क्या छुपी हुई चीजें भी मैं दिखा रहा हूं। देखिए जरा, क्या यहां एक H लगा हुआ है? क्या ऐसे H यहां खूब सारे लगे हुए हैं? बताओ रे बताओ, सारे बच्चे बताओ। ये रिंग ऐसी लेटी हुई है, मैं आपको प्लेनर फॉर्म दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये रिंग लेटी हुई है और मेरे भाई ऐसा ही आप देख सकते हैं कि यहां पर भी N पर भी 2 H लगे हुए हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं यहां कितने एटम एक प्लेन में दिख रहे हैं? तुम्हें मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में दिख रहे हैं? सारे बच्चे बोलो, यहां बताओ मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में दिख रहे हैं? बोलो जी बोलो, मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में दिख रहे हैं? अगर ये जवाब आपका सही है तो आप इंसान हो जाएंगे। यहां आपको मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में दिख रहे हैं? वेल डन अंशिका, वेल डन प्रीतम, अभय राजपूत, वेल डन क्रिस, वेल डन प्रणव, वेल डन आदित्य, वेल डन। बहुत अच्छे, आपका जवाब 14 होना चाहिए। आपका जवाब 14 होना चाहिए। मेरे भाई, क्या ये 6 कार्बन प्लेन में है? 1 2 3 4 5 6। क्या ये पांचों हाइड्रोजन भी हैं? 6 5 11। क्या ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी हैं? हाँ भाई हाँ, 14 एटम्स एक प्लेन में हैं। ये ऐसा है, ऐसा एकदम ऐसा पड़ा हुआ है। सारे एटम हैं वो सब प्लेन, हाँ एक ही प्लेन में। मेरे भाई, इसका थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम बनाने का मैंने प्रयास किया, तो क्या ये टच मी का गेम चल रहा होगा? क्या नाइट्रोजन अपने लोन पेयर रेजोनेंस से इसमें डिस्पर्स कर रहा होगा?
क्या ये मामला आपको एकदम सही समझ में आ रहा है? इसमें कुछ नया है ही नहीं, ये सब बना चुके हो। ऑर्बिटल डायग्राम है। ये कौन गधा है? उदय कुमार कह रहे हैं नाइट्रोजन sp3 है। बेटा जो सूंघ के आते हो उसे क्लास के पहले मत सूंघा करो, ऑर्गेनिक की क्लास के पहले तो बिल्कुल मत। मेरे भाई नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। डैश वाला बॉन्ड मतलब अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। ये रिंग ऐसे है ना, तो ये अंदर की तरफ, पीछे की तरफ। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सब तो बहुत आसान है, ये सब तो हमें आता है, हमें पता है, हमें दिख रहा है। मेरे भाई नाइट्रोजन के ये जो दो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन की ये जो दो बाहें हैं, बाहें इस पर लगे हुए जो ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन से शिकायत कर रहे हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये जो बेंजीन है ना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से शिकायत कर रहे हैं। शिकायत क्या है सुनिए। ये हाइड्रोजन कह रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने कहा क्या हुआ बच्चों? तो इन्होंने कहा ये जो बेंजीन के हाइड्रोजन है ना, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कैसे परेशान करते हैं? कह रहे वो घूर रहे हैं। तो नाइट्रोजन ने कहा क्या इस वाले हाइड्रोजन ने तुम्हें घूरा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बेचारा कुछ नहीं करता, वो बहुत दूर है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन ने कहा अच्छा ये वाला हाइड्रोजन होगा, शैतान प्रवृत्ति का, शकल से ही लग रहा है, इसने परेशान किया, या इस वाले ने परेशान किया? इन दोनों ने कहा नहीं नहीं, वो भी दूर दूर है, उनका मुंह भी उधर है, उस तरफ मुंह है, इन्होंने भी रत्ती परेशान नहीं किया। फिर इन्होंने कहा फिर किसने किया तुम्हें परेशान? कह रहे हैं इन्होंने परेशान किया। मेरे भाई बेंजीन प्लेनर होती है, क्या आप देख पा रहे हैं? ये 4H ना केवल एक प्लेन में है बल्कि एक ही तरफ भी है। आप इस प्लेन को महसूस करिए। इसी ये जो डिजाइन आपको दिख रही है प्लेनर आकृति, इसी में इन चारों H को रहना है। क्या ये सब एक ही प्लेन में है या नहीं? दैट्स वाई इनमें धक्का मुक्की हल्की फुल्की तो हो ही रही है। देखो जी देखो, महसूस करो। लेकिन यार हल्की फुल्की चीजों को इग्नोर करेगा नाइट्रोजन। क्यों करेगा इग्नोर? क्योंकि क्या आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का खुद का स्वार्थ है। क्या नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसके पी के साथ टचमी करवा रहा है? यार नाइट्रोजन को खुद भी फायदा है ना यार, बेंजीन के साथ लोन पेयर डिस्पर्जन है, डिलोकलाइजेशन है। मेरे भाई आइए आगे बढ़ते हैं, मामले को और करीब से समझने का प्रयास करेंगे। ओजी 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 मामला थोड़ा गंभीर साइड में जा रहा है। क्या इस बार बवाल ज्यादा तेज होने वाला है या नहीं? क्या आप देख रहे हैं आर्थो पर दो दो मिथाइल आ गए और इस कंपाउंड का ये बना हुआ है। सारे बच्चे देखो, क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं? अगर सारे बच्चे देख पा रहे हैं तो इस बार बेंजीन के इस जगह के ये दो बड़े बड़े मिथाइल, समझना बड़े बड़े मिथाइल है भाई। क्या ये एन के छोटे छोटे एच को ना केवल घूरेंगे बल्कि डैश डैश भी बोलेंगे? देखो मगर बोर्ड पर मामला पहले से थोड़ा खतरनाक हुआ। मेरे भाई कौन गधा है भाई ये? क्रिस कह रहा आल्सो दे रोटेटिंग एट रूम टेम्परेचर। कौन, किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? पहले क्लियर कर लूं फिर गाली देता हूं मैं। गधा गधा। मेरे भाई अगर हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम पर जाएं तो एक तरीके से देखिए, टच मी टच मी टच मी। क्या नाइट्रोजन के लिए चीजें टफ हो रही हैं? क्या नाइट्रोजन के लिए चीजें टफ हो रही हैं? हाइड्रोजन कहेंगे इन्होंने ना केवल घूरा बल्कि डैश डैश भी बोला। नाइट्रोजन कहेगा इग्नोर। मेरे भाई इग्नोर करने की भी एक सीमा होती है। अभी शायद वो सीमा आई नहीं है, अभी वो सीमा नहीं आई है। ये दो बड़े हैं, ये दो छोटे हैं, इसलिए सीमा उस चीज की लिमिट अभी आई नहीं है। तो मेरे भाई समझना, यानी कि रेजोनेंस अभी भी इंटैक्ट रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। यानी कि यहां पर भी आप देखिए NH2 अपना
प्लस आर वाला इफेक्ट कर रहा है, एंड माइनस आई इफेक्ट तो उसका लगता ही है, वो तो चल ही रहा है। यहां पर भी NH2 प्लस आर इफेक्ट कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट वो तो लगता ही है। मेरे भाई आइए मामला, और अब बताइए, अब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या नहीं? बताओ रे, बताओ, जल्दी बताओ। कुछ ज्यादा बड़ा अब मामला यार तुम्हें बताना पड़ेगा। संभालो संभालो। अब क्या पटक पटक के मार पिटाई होगी या नहीं? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब देते क्यों नहीं? क्या अब ये पटक पटक के एक दूसरे को मारेंगे या नहीं? क्या ये पटक पटक के एक दूसरे को मारेंगे? मैं एन ग्रुप की बात कर रहा हूं, नैतिक नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की। मेरे भाई यहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्या यहां पर अभी भी टचमी सफलतापूर्वक चल रहा होगा? क्या यहां नाइट्रोजन अभी भी NH2 ग्रुप जो है वो क्या प्लस आर और माइनस आई अभी भी सफलतापूर्वक कर रहा होगा? ओ माय गॉड, क्या उठा के पटक रहे होंगे सब एक दूसरे को? क्या मामला उम्मीद से ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा? क्या मामला उम्मीद से ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा? हाँ या ना? अब एक दूसरे का माथा फोड़ दिया भाई साहब। ये दो मिथाइल नाइट्रोजन से कह रहे हैं बहुत हो गई, अब हम यहां नहीं रह सकते, अब हम यहां नहीं रह सकते। सुनना, ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन ये है। अब बेंजीन के दो मिथाइल ऐसे पड़े हुए, बड़े 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 बड़े, और ये नाइट्रोजन के भी दो मिथाइल बड़े बड़े। अब भाई साहब इन मिथाइल में रिपल्सन हो रहा है। अब भाई साहब नाइट्रोजन ने भी कहा ऐसी की तैसी भाड़ में गया रेजोनेंस। अब जो बेंजीन के साथ उसका कनेक्शन था वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों? अरे पहली आवश्यकता होती एग्जिस्टेंस, पहली आवश्यकता होती एग्जिस्टेंस। दो मिथाइल बेंजीन के अगर यहां हैं तो नाइट्रोजन के दो मिथाइल अब यहां नहीं रह सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। तो नाइट्रोजन के लिए अब एक काम हो सकता है कि नाइट्रोजन अपने आप को रोटेट करे और मिथाइल एक नाइट्रोजन का ऊपर हो जाए और एक मिथाइल नीचे हो जाए। नाइट्रोजन का एक मिथाइल ऊपर, एक नीचे, बेंजीन का एक लेफ्ट, बेंजीन का एक राइट, चारों ऐसे सेट हो जाएंगे। मेरे भाई अगर चारों ऐसे सेट हो गए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये है लेफ्ट राइट और ये मिथाइल हो गए ऊपर नीचे। अगर ये मिथाइल ऊपर नीचे हो गए तो उस समय प्रॉब्लम ये होगी जनाब कि बेंजीन वाले पी तो आपस में टच करेंगे, लेकिन क्या नाइट्रोजन के घूमने की वजह से क्या नाइट्रोजन का ऑर्बिटल अब इसके पैरेलल नहीं रहेगा? क्या नाइट्रोजन का, और भाई पहले तो ये देखो ना, यहीं देखो, यहां देखो, आओ इधर देख लो सारे लोग, यहां देख लो। अगर नाइट्रोजन घूम गया होता तो क्या ये वाला ऑर्बिटल इसके पैरेलल रहता? खुद बताओ। अगर नाइट्रोजन घूम गया तो उसके पैरेलल नहीं रहेगा। एंड वेल डन, एक्यूब, यस, sp3 हो जाएगा। जब उसका लोन पेयर डिस्पर्स होगा ही नहीं, जब उसका लोन पेयर डिस्पर्स होगा ही नहीं, मेरे भाई ये मिला है SIR हो गया। और क्या आपने देखा, केवल माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ये, यहां रेजोनेंस गायब हो गया ऑफ NMe2। आया बताइए SIR हुआ क्यों? आया बताइए SIR हुआ क्यों? इस फोर्थ वाले में SIR क्यों हुआ? यहां मिथाइल आया, यहां मिथाइल आया, तो SIR क्यों हुआ? क्यों हुआ SIR? अच्छी बात है क्रिस, अगर आप इसी की बात कर रहे थे। क्या SIR N पे लगी हुई दो बॉन्ड पे लगे हुए एटम या ग्रुप की वजह से आया? मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या N पर लगे हुए दो एटम या ग्रुप की वजह से आया?
हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा सोचो, सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो, सारे सोचो। एन पे कुछ लगा ही नहीं होता। एक गधा कह रहा एन है इसलिए मारूंगा झापड़, फैल जाओगे। एन तो सब में था बेवकूफ गधे, एन तो सब में था। सब में एसआईआर लगा है क्या? मेरे भाई एन पर लगे हुए दो बल्कि ग्रुप्स की वजह से, राइट, मिथाइल की वजह से। मेरे भाई अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे थोड़ी देर के लिए कि अगर ये आर होते ही नहीं तो क्या ये इफेक्ट होता? जवाब है नहीं होता। ओ माय गॉड, क्या हमने एक बात समझी? मेरे भाई अगर यहां कोई एक सिंगल एटम लगाओ तो कभी रिपल्सन एसआईआर नहीं लगेगा। चाहे तुम यहां फ्लोरीन लगा लो, चाहे तुम यहां क्लोरीन लगा लो, चाहे तुम यहां ब्रोमीन लगा लो, चाहे तुम यहां आयोडीन लगा लो, एसआईआर इस एटम की वजह से नहीं होता जो डायरेक्ट जुड़ा है। एसआईआर इस डायरेक्ट जुड़े हुए एटम की बाहों बाहों में लगे हुए बड़े ग्रुप की वजह से होता है। क्या अब तक मेरी बात गई? क्या अब तक मेरी बात गई? ग्रुप इस एटम पर नहीं होता एसआईआर, इस पे लगे हुई चीजों पर होता है। तो अभी अभी आपने सीखा कि सिंगल एटम पर कोई एसआईआर नहीं होता, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां ऐसी चीज लगी हो जिसकी कोई बाह ना हो, बाजू ना हो, कुछ लगे ऐसा न आजू न बाजू, यस। अच्छा बताओ, जैसे कोई लीनियर ग्रुप हो, लीनियर ग्रुप, तो लीनियर ग्रुप को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम यहां बैठो, तुम यहां बैठो, हम तो लाइन में है, लाइन में है। तो मेरे भाई बहुत सिंपल है, लीनियर ग्रुप पर भी एसआईआर नहीं होगा। क्या ये बात छोटी है बट क्लियर है? एक और बात, क्या तुमने ये भी समझा था कि मेरे भाई छोटे ग्रुप्स पर एसआईआर लगा ही नहीं था, स्मॉल ग्रुप्स पर। जैसे तुम NH2 लेकर घूम रहे थे तब तक एसआईआर नहीं लगा, तब तक तो एडजस्टमेंट चल रहा था, इग्नोरेंस चल रहा था। OH छोटे छोटे ग्रुप्स पर एसआईआर नहीं लगता, छोटे छोटे ग्रुप पर एसआईआर नहीं लगता। एक अच्छा बच्चा आया कह रहा सर एसआईआर एक और केस में नहीं लगेगा। मैंने कहा क्या? कहता है यहां एसआईआर इसलिए लगा क्योंकि चारों मिथाइल एक ही प्लेन में थे। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा है अगर मान लो ग्रुप जो यहां लगा है उसकी जो बाहें हैं वो प्लेन में होती ही नहीं, अगर प्लेन में होती ही नहीं तो रिपल्सन होता ही नहीं, रिपल्सन होता ही नहीं तो एसआईआर होता ही नहीं। मेरे भाई टेट्राहेड्रल ग्रुप, टेट्राहेड्रल ग्रुप जैसे SO3H, अगर SO3H को देखोगे तो ये पहले ही इसकी एक चीज ऊपर और दो चीजें नीचे, पहले ही एक चीज ऊपर दो चीजें नीचे, इसलिए मेरे भाई इस पर भी एसआईआर नहीं लगता। सिद्धार्थ जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर 1 से देखिए इसे, रोज एक लेक्चर देखें और सुंदर नोट्स बनाएं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एसआईआर कहां कहां नहीं होगा, एसआईआर कहां कहां नहीं होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया है। आई होप आपने इसे देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ड्यू टू एसआईआर, सारे बच्चे देखो, एसआईआर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, एसआईआर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एटम्स पर नहीं लगेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन O- इस पर नहीं लगेगा, स्मॉल ग्रुप पर नहीं लगेगा, NH2 OH OR पर नहीं लगेगा, लीनियर ग्रुप्स पर नहीं लगेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N या C ट्रिपल बॉन्ड CH पर नहीं लगेगा, एंड नॉन प्लेनर ग्रुप्स SO3H पर भी नहीं लगेगा। मेरे भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज है, किस पर लगेगा? एसआईआर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन NO2 पर लगेगा, बाहें हैं बाहें, NMe2 पर लगेगा। मेरे भाई याद रखना, अगर N पर एक ही बल्कि ग्रुप होता और एक हाइड्रोजन होता तो भी लगता। जैसे मैंने 2 मिथाइल आर्थो पर 2 मिथाइल N पर ले लिए, अगर एक मिथाइल भी N पर होता तो भी एसआईआर लगेगा। ये C पर प्लस, C पर डॉट, C पर माइनस, तो ये बेंजीन या किसी डबल से रेजोनेंस करेंगे, मिथाइल मिथाइल लगेगा, एसिड पर लगेगा, ईस्टर पर लगेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको न भूल जाना। ओ
ये देख लें, नॉन प्लेनर पे वाई नॉट। अरे भैया प्रॉब्लम समझो ना, गधे की तरह लिखने से कुछ नहीं होता। बेंजीन के मिथाइल प्लेन में, बेंजीन के मिथाइल प्लेन में, ठीक है, और लगे हुए ग्रुप के जो बाजू हैं वो प्लेन में नहीं है, तो प्रॉब्लम ही क्या, रिपल्सन ही नहीं है, रिपल्सन ही नहीं है ना। एक प्रिंस नाम का खच्चर है, ये तो आप जानते होंगे इस बच्चे को, ये कह रहे हैं घूमने के बाद रिपल्सन कम हो गया, अब रेजोनेंस कर ले। इन्हें ये नहीं पता कि बेंजीन के साथ ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए, पहले पैरेलल था, घूमने के बाद अब वो पैरेलल नहीं है, तो रेजोनेंस क्या खाक करेगा। पहले रेजोनेंस कर रहा था तो पैरेलल था, जब वो घूम गया तो उसका पी भी तो घूम जाएगा। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन देता हूं, सारे लोग क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहां बेंजीन पर आयोडीन लगाए और यहां NO2 लगाए। मेरे भाई यहां प्लस आर और माइनस आई है, बहुत आराम से देखें। आयोडीन क्या कर रहा है, लोन पेयर होने की वजह से प्लस आर कर रहा है और माइनस आई भी कर रहा है। NO2 माइनस आर कर रहा है, ये गलत लिखा हुआ है। NO2 क्या कर रहा है, NO2 माइनस आर एंड माइनस आई कर रहा है, ये सब आपको पता है। और यहां भी NO2 माइनस आर एंड माइनस आई कर रहा है। फिर ये दोनों NO2 ने सोचा अकेला आयोडीन है, इसे घेर लेते हैं, इसे पटक के पीटते हैं, ऐसा इन्होंने सोचा। और मेरे भाई एक NO2 आजू आ गया, एक NO2 इसके बाजू आ गया, आई मीन एक दूसरे क्वेश्चन में। तो मेरे भाई अब जब ये दूसरे क्वेश्चन में आजू बाजू आ गए, तो आयोडीन तो है बड़ा वाला और वो है सिंगल एटम, उस पे तो SIR लगा नहीं पाओगे। लेकिन क्या इसके साइज की वजह से क्या इन दोनों NO2 को घूमना पड़ेगा या नहीं। अगर एग्जिस्ट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो क्या इस NO2 को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, इस NO2 को भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। और जब ये परपेंडिकुलर होंगे, क्या उसी में NO2 का रेजोनेंस गायब हो जाएगा। केवल NO2 का माइनस आई इफेक्ट, NO2 का केवल माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। और जबकि आयोडीन मुस्कुरा रहा है प्लस आर एंड माइनस आई के साथ, अभी भी मुस्कुरा रहा है, अभी भी मुस्कुरा रहा है प्लस आर और माइनस आई के साथ। ऐसे ही एक क्वेश्चन 7th है। मेरे भाई देखिए, यहां CN है लीनियर, CN लीनियर है, उस पर मिथाइल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो CN का माइनस आर होगा, CN का माइनस आर और माइनस आई बिंदास काम कर रहा है, और NMe2 का प्लस आर और माइनस आई काम कर रहा है। मेरे भाई अगर क्वेश्चन में मिथाइल यहां होता तो बताइए कि यहां लड़ाई झगड़ा हो जाता या नहीं, यहां SIR हो जाता या नहीं। और अगर यहां SIR हो गया, जो भी हम पीछे पढ़ के आए, तो N का रेजोनेंस रुक जाएगा, SIR मतलब ही रेजोनेंस रुक गया। तो मेरे भाई अब यहां N का केवल माइनस आई इफेक्ट बचेगा, CN का तो लगता ही रहेगा माइनस आर माइनस आई। तो बहुत आराम से ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं, SIR आप देख सकते हैं, ड्यू टू SIR इफेक्ट। बधाई हो बधाई। ओके, तो समय समाप्ति हो चुकी है। अगली क्लास पर हम एप्लीकेशन, अगली क्लास के 2 एप्लीकेशन पहले ही बता दे रहा हूं, एक हम करेंगे इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी और एक हम करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये 2 चीजें करेंगे। हाँ, बुक जो है आउट ऑफ स्टॉक है, अभी हम बुक नहीं कर रहे हैं, थ्योरी कॉपी करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल करेंगे, उसके बाद बुक आएगी, तो तब तक बुक आ भी जाएगी। अभी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी बिल्कुल परेशान मत होइए। थ्योरी खत्म, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की थ्योरी खत्म। अगली क्लास में हम इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, केटायन एनायन रेडिकल की स्टेबिलिटी करेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक करेंगे,
ये दोनों अगली क्लास में हो जाएगा, उसकी नेक्स्ट क्लास में एसिड बेस खत्म हो जाएगा जी उससे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।